दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है श्रीनिधि सिद्धांत अलंकार की बुक सूखे सुनसान नालों में। उसकी अगली कहानी है गैंडे की खोज। मैं उन दिनों मालवा के जंगलों में घूम रहा था कि आनंद का तार मिला। जल्दी आओ, एक विशेष यात्रा पर चलना है। तार दिल्ली से आया था और वहीं पहुंचकर इस विशेष यात्रा के बारे में पता चला। यात्रा का सुझाव एक भगवा वस्त्रधारी साधु ने दिया था, जो भारत के अनेक वनों में घूम चुका था। बातचीत के प्रसंग में उसे नेपाल के चितवन की बात भी कही थी, जो अपने गैंडों के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध है। उसने बताया था कि वो उधर अनेकों बार जा चुका है और यदि हम लोग चाहें तो हमें भी उधर लेकर जा सकता है। मैंने कहा, चितवन तो मेरा देखा हुआ है। नेपाल के 2 गोरखों के साथ 1923 में मैं उधर जा चुका हूं। किंतु किंतु क्या? साधु ने पूछा। किंतु ये कि मुझे तब वहां पर लुक छिप कर ही जाना पड़ा था, क्योंकि नेपाल के उस जंगल में बिना आज्ञा के प्रवेश निषिद्ध है। अनेक प्रकार के प्रतिबंध भी वहां पर लगे हैं। साधु, जिनका की नाम भवानंद था, उन्होंने कहा, किंतु इस बार आपको नेपाल की सीमा में प्रवेश करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भारतीय सीमा से ही आप गैंडे देख सकेंगे। मुझे यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैं चुप रह गया। भवानंद हंस पड़ा। बोला, विश्वास ना होने की बात ही है, क्योंकि साधारणतया भारतीय सीमा में गैंडे रहते नहीं हैं, चितवन में ही रहते हैं। लेकिन गैंडा क्योंकि भ्रमणशील प्राणी है, अनेक बार वो उस वन को लांघकर भारतीय सीमा में आ जाता है और तब उसे बड़ी ही सुविधा के साथ देखा जा सकता है। विश्वास तब भी नहीं हो रहा था, लेकिन मैं भवानंद के साथ यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो गया। तैयारी साधारण ही थी। एक रसोइया और एक बर्तन मांजने के अतिरिक्त 6-7 बर्तन, 7-8 दिन का राशन, 2 टेंट और 3-4 बिस्तर। बस इतना ही सामान था हमारे साथ। और एक दिन इसी के साथ रात की गाड़ी से चलकर गोरखपुर, छितौनी घाट, नरकटियागंज होते हुए B&W की शाखा रेलवे द्वारा भारतीय सीमा के अंतिम स्टेशन बिकनाथोरी पर हम जाके उतर गए। बिकनाथोरी पहुंचने से लगभग 30 मील पहले गंडक नदी मिलती है। किसी युग में 35 मील का यह सारा क्षेत्र घने जंगलों से भरा हुआ था, जिसमें गैंडे बहुत मिलते थे। संस्कृत में गैंडे को गंडक कहते हैं, क्योंकि इस नदी के जंगल में गैंडे बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते थे, तो नदी का नाम भी पड़ गया गंडक। लेकिन आज ऐसी कोई बात नहीं है। पिछली 7-8 शताब्दियों से गैंडे का शिकार इतने बड़ी मात्रा में हुआ है कि इस सारे जंगल में गैंडे खत्म हो गए। इसके साथ लगे चितवन में भी अब गैंडे बहुत ज्यादा नहीं हैं। उनका कहीं सर्वनाश ना हो जाए, ये सोचकर नेपाल ने इस जंगल को अभयारण्य घोषित कर दिया है और उसमें बिना आज्ञा के प्रवेश निषिद्ध कर दिया। साधु भवानंद का कहना है कि इसी अभयारण्य से निकलकर कभी कभी गैंडे बिकनाथोरी के जंगल में आ जाते हैं। जो भी हो, बिकनाथोरी पर जब हम उतरे तो शाम हो गई थी, इसलिए हमने स्टेशन से लगभग 300 हाथ दूरी पर एक रेतीले नाले में अपने टेंट लगा लिए और अंधेरा होने से पहले सुरक्षित बैठ गए उन टेंट के अंदर। तो भी ये तो मानना पड़ेगा कि इन टेंटों की अपेक्षा अग्नि की सुरक्षा का साधन ज्यादा पक्का था। रात भर हमारे टेंटों के आगे आग जलती रही और यदि ये ना रही होती तो अवश्य हम विपत्ति में पड़ जाते, क्योंकि घंटा भर बाद ही हमें पता चल गया था कि सामने का जंगल हिंसक पशुओं से भरा है। रात भर उनकी पुकारें सुनाई पड़ती रही। कई बार उनके पैरों की आहट भी कानों में आ रही थी, लेकिन इस आग के कारण वो कैंप में आने का साहस नहीं कर सके। अगले दिन बड़े सवेरे ही हम जंगल में निकल पड़े। जंगल अच्छा घना है, भयंकर भी है। भोजन भी हमारे साथ था, इसलिए खूब निश्चिंता से हम उसमें घूमते रहे, लेकिन गैंडा कहीं दिखाई नहीं पड़ा। हाँ, शेर तेंदुए के पैर सूखे नालों की रेत में दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके भी दर्शन नहीं हुए। लगातार 4 दिन तक हम जंगल में घूमे। कभी कभी 4-4 घंटों तक पेड़ों पर छिपकर भी बैठे। एक आध स्लॉथ बेयर यानी कि रीछ, 4-5 स्पॉटेड डियरों के झुंड तो दिखाई दिए, लेकिन इनके अलावा कोई दूसरा जानवर दिखा नहीं। गैंडे की तो छाया भी नहीं दिखी। लेकिन 5वें दिन का भ्रमण कुछ अच्छा रहा।
इधर के क्षेत्र में भवानंद का अच्छा प्रभाव है। साधु होने की वजह से लोग उस पर श्रद्धा भी रखते हैं। जब हम दिल्ली से चलने लगे थे तो उसने अपने एक भक्त जमींदार को सवारी का हाथी भेज देने के लिए चिट्ठी लिख दी थी। उस चिट्ठी का परिणाम चौथे दिन निकला। अच्छा भारी भरकम हाथी शाम को हमारे कैंप में आ पहुंचा। 5वें दिन का जंगल भ्रमण इस हाथी पर बैठकर ही हुआ। इसकी पीठ पर एक बहुत मोटा गद्दा बिछा था जिस पर काठ का 1 फुट ऊंचा हौदा था। वो रस्सों से इस तरह से बंधा था कि उस पर बैठने में कोई तकलीफ नहीं हुई और सवेरे ही हम जंगल की तरफ निकल पड़े। 5-6 मील तो सूखे निकल गए। केवल एक जंगली सूअर मिला जो एक पेड़ के नीचे फैली हुई हरी घास को निश्चिंतता से चर रहा था। उसकी यह निश्चिंतता ये बता रही थी कि जंगल में आसपास कहीं पर शेर नहीं है और ना ही कोई दूसरा भय है। किंतु इसके बाद हिसाब पूरा बदल गया। थोड़ा ही आगे एक खूब चौड़ा नाला मिला जिसमें दूर तक सूखी रेत फैली हुई थी और उसके कोने में एक पतली सी जलधारा बह रही थी। भवानंद ने बताया कि इस नाले का नाम सरस्वती खोला है जो नेपाल की सीमा में से निकलकर इधर आ पहुंचा है। उसकी गीली रेत पानी पीने आने वाले जानवरों के पैरों के चिन्हों से भरी पड़ी थी। इन्हीं पद चिन्हों में कुछ ऐसे पद चिन्ह भी मिले जिन्हें देखकर भवानंद प्रसन्नता से उछल पड़ा। बोला, लो आज काम बन गया, आओ नीचे उतरते हैं। हम नीचे उतर पड़े और जैसे ही उन पद चिन्हों के पास पहुंचे मुझे भी संदेह नहीं रहा कि वो गैंडे के ही हैं। जो हर पैरों का निशान था वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड था और उसकी गहराई भी करीब करीब 2.5 इंच के आसपास थी। इन चिन्हों की अगली और पिछली पैड़ नाप कर यह अनुमान लगाया गया कि जिस गैंडे के ये चिन्ह हैं उसकी बिना पूंछ के लंबाई 11 फुट से कम नहीं रही होगी। पूरी तरह से जवान ये गैंडा अपनी जवानी के दौर में था और एक जवान गैंडे की लंबाई करीब करीब इतनी ही होती है और यदि उसमें उसकी पूंछ भी सम्मिलित कर दी जाए तो साधारणतया 2 फुट लंबी पूंछ उसको 13 फुट की लंबाई में बदल देती है। भवानंद बहुत खुश था। आज उसका यह दावा कि नेपाली सीमा में से निकलकर चितवन के गैंडे भारतीय सीमा में आ जाते हैं इस नाले में सत्य प्रमाणित हो रहा था। 12 बज चुके थे, इसलिए उन चिन्हों के पास बैठकर पहले तो हमने भोजन किया, कुछ देर सूखी रेत में लेटकर आराम किया, फिर पानी की धारा में पानी पीकर हाथी पर बैठ गए। हमने डिसीजन ये लिया कि इस नाले ही नाले में चलकर गैंडे की खोज करेंगे क्योंकि उसके पैरों के निशान ताजे ही थे। ऐसा लग रहा था कि ये पैरों के निशान 1 घंटा पुराने ही हैं। हमें ये लग रहा था कि पानी पीकर वो कहीं पास ही किसी छाया में आराम कर रहा होगा। हम चल पड़े। अभी शायद 3 ही फरलांग आगे बढ़े थे कि एक आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेड़ की हरी डाल को चबा रहा हो। तभी भवानंद ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और एक चट्टान की तरफ संकेत किया। धीरे से बोला, वो रहा गैंडा, वो देखो सामने। सचमुच ही वो स्लेटी रंग का गैंडा उस चट्टान के पास खड़ा था और एक हरी डाल चबा रहा था। चट्टान के साथ उसका रंग इतना ज्यादा मिल रहा था कि यदि उसके चबाने की आवाज नहीं आ रही होती तो शायद हम उस गैंडे को पहचान भी नहीं पाते। बड़ा ही विचित्र रूप था उसका। अत्यंत भारी शरीर, भारी पेट, कठौते की तरह का सिर और नाक पर लगभग 6 इंच लंबा सींग। इस सींग से ही वो शत्रु पर आक्रमण करता है और एक बार पकड़ लेने पर जान से मारे बिना छोड़ता नहीं। हमें देखकर उसने डाल चबाना बंद कर दिया और अपना सिर उठाकर हमारी तरफ देखा। उसे अपनी तरफ आते देखकर भवानंद ने कहा, गैंडा मरखना लग रहा है, हाथी पीछे लौटा लो, कहीं यह अटैक ना कर दे। महावत भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा था, इसलिए चुपचाप पैर के संकेत से हाथी को पीछे लौटने का आदेश दे रहा था। लेकिन उसकी यह सारी सतर्कता किसी काम नहीं आई और इससे पहले कि वो हाथी को पीछे लौटा सके, गैंडा भुड़भुड़ाकर सिर झटक कर उस पर टूट पड़ा। समझा तो यह था कि हाथी उससे नहीं डरेगा और डटकर उसका सामना करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसे झपट कर आता देखकर हाथी एकदम पीछे घूम पड़ा और भाग निकला। गैंडे की टाप जैसे जैसे ऊंची होने लगी उसकी दौड़ भी वैसे ही तेज होने लगी। जंगल में झाड़ियां भी बहुत ज्यादा थी, पेड़ भी कम नहीं थे। हमारी सबसे बड़ी चिंता ये पेड़ ही थे, क्योंकि हाथी अगर उनमें से किसी के पास जाके निकलता तो उसकी किसी डाल से टकरा कर हमारी तो मृत्यु ही हो जाती। लेकिन हमारे भाग्य अच्छे थे
वैसा कुछ हुआ नहीं। समझदार हाथी पेड़ों से बच के उनसे दूर ही भागता रहा और हम बच गए। बचने का एक कारण और भी था। दौड़ में गैंडा हाथी से जल्दी थक जाता है, इसलिए वो हाथी का बहुत दूर तक पीछा नहीं कर पाया और लगभग 1 फरलांग भर दौड़कर ठहर गया और झाड़ियों में छिप गया। उस दिन हम बहुत बड़ी आफत में फंस गए थे और यदि हौदे की रस्सियों को कसकर हमने नहीं पकड़ा होता तो हाथी की ऊंची पीठ पर से गिरकर मरने में कोई कसर नहीं रह गई थी। इस घटना के बाद हम उस दिन और आगे नहीं गए। 2 बजे तक कैंप वापस लौट आए। वहां महावत से पता चला कि हाथी के लिए यह पहला ही अवसर था जब उसने गैंडा देखा था, इसलिए वो डर गया था। बात जो भी रही हो, किंतु उस दिन के बाद फिर हम कभी हाथी पर नहीं बैठे। हालांकि उस दिन के बाद हम 3 दिन वहां पर ठहरे और डेली जंगल में घूमने जाते रहे, लेकिन हाथी को अपने साथ नहीं ले गए। दिन में जंगल घूमने की जगह रात कैंप में बिताना बहुत ज्यादा खतरनाक लगता था। दिन में ना तो किसी जानवर की आवाज आती थी और ना ही कोई हिंसक जानवर दिखाई पड़ता था, लेकिन जब रात का अंधेरा चारों तरफ फैल जाता था तब शेर और तेंदुए भी अपने भोजन की तलाश में निकल पड़ते थे और तब कैंप पर पूरा भय छा जाता था। शेर की दहाड़ और हाथियों की चिंगाड़े तो अक्सर सुनाई देती थीं। कई बार तो हमारे पास से निकल जाते थे। भवानंद इसके बाद फिर कभी नहीं मिला, ना जाने वो आज कहाँ है। लेकिन जब कभी वो हाथी की दौड़ याद आ जाती है, उसका अनायास ही स्मरण हो जाता है। ये पंक्तियां यदि कभी उसे पढ़ने को मिले तो मैं चाहता हूं कि वो मुझसे फिर मिले। वो मेरे लिए बहुत बढ़िया जंगल साथी बनने योग्य है।